हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमएसएन के पार्ट 17 के अंदर आज हम लोग बात करेंगे फेरिंजाइटिस और इसी से रिलेटेड डिजीज होती है स्कारलेट फीवर। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स होते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ये डिजीज क्या है, डेफिनेशन, इनके कॉजेज, सिम्टम्स, इनके इन्वेस्टिगेशन और क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सभी पॉइंट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर जो वीडियोज है उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप लोग चाहें तो उन्हें चेक कर सकते हैं। एज ए प्लेलिस्ट मैंने अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे आज फेरिंजाइटिस एंड स्कारलेट फीवर के बारे में। तो क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो फेरिंजाइटिस नाम से पता लग रहा है, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये अपना नेजल कैविटी हो गया, ये ओरल कैविटी हो गया। इसके अंदर जो है पीछे की तरफ में नेजोफेरिंग्स होता है, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स होता है, और लेरिंग्स जो है अपना जो कि वॉइस बॉक्स है इसके अपर साइड में होता है लेरिंगोफेरिंग्स होता है। ठीक है, तो फिर ये पीछे की तरफ इसोफेगस है और ये ट्रेकिया, लंग्स, फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इन एरियाज के अंदर अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए, दैट कंडीशन इज नोन एज फेरिंजाइटिस। ठीक है, अब स्कारलेट फीवर क्या है, वो भी फेरिंजाइटिस का एक पार्ट है बट अलग है, उसको हम लोग समझेंगे इसी के साथ में। तो इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स इज नोन एज फेरिंजाइटिस। इसके जो कोजेज है वो देखते हैं हम लोग वन बाय वन। तो बैक्टीरियल कोज जो है मोस्ट कॉमन कोज होता है फेरिंजाइटिस का। तो बैक्टीरियल कोज की बात करें, जैसे क्लेब्सिला इन्फेक्शन है या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है या डिप्थीरिया डिजीज है उसकी वजह से फेरिंजाइटिस हो सकता है। तो डिप्थीरिया का जो बेसिलाई या बैक्टीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, पूछा हुआ है कि क्लेब्स लोफलर बेसिलाई किसका दूसरा नाम है, तो आपको आंसर देना है डिप्थीरिया या फिर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का होता है। तीसरा पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस भी थ्रोट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, तो जिसके अंदर जो पर्सन को कफिंग, फीवर और स्वेलिंग, लिम्फ नोड, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्ट्यूसिस से रिलेटेड। पर्ट्यूसिस का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है, यानी 100 दिन की कफिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। दूसरा, इसका जो क्लासिकल साइन है वो होता है इंस्पिरेटरी वूपिंग कफ, यानी जिसे हम लोग कुकर खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, वूपिंग कफ वहां पर आती है। तीसरा, प्रोक्सिज्मल कफ किसका करेक्टरिस्टिक साइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्ट्यूसिस का। प्रोक्सिज्मल कफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंट और विग्रस, बहुत ज्यादा सीवियर कफिंग आना, फोर्सफुल कफिंग आना, दैट कंडीशन इज नोन एज प्रोक्सिज्मल कफ। कई बार तो पेशेंट को कफिंग की वजह से रिब इंजरी भी इसके अंदर हो जाती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन का होता है, किसका, पर्ट्यूसिस का जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बैक्टीरियाज होते हैं। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं स्कारलेट फीवर की। अगर फेरिंजाइटिस इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकाई, याद रखना इसका नाम, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकाई। ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस जो कि ग्रुप ए कैटेगरी का है और ये बीटा हेमोलाइटिक, इट मीन हेमोलाइसिस कर देता है। जिस भी पेशेंट में इन्फेक्शन होता है उसमें हेमोलाइसिस करता है, जिसे हम लोग स्ट्रेप थ्रोट के नाम से, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं और स्ट्रेप पायोजेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जब भी इस बेसिलाई का इन्फेक्शन हो जाता है थ्रोट के अंदर, तो वो कंडीशन कहलाती है स्कारलेट फीवर। ठीक है, तो फेरिंजाइटिस का एक टाइप है, यानी फेरिंजाइटिस किसकी वजह से हो रहा है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए की वजह से, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्कारलेट ए फीवर। इसके कुछ सिम्टम्स है वो फेरिंजाइटिस से डिफरेंट होते हैं, तो जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्कारलेट फीवर होता है। ठीक, नेक्स्ट कुछ वायरस है, जैसे एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एप्स्टेन बार वायरस है, इसके अलावा हर्पीज वायरस है, ये भी कोज कर सकते हैं। फंजाई जैसे कैंडिडा की जो स्पीसीज होती है वो इसको कोज कर सकती है। इसके अलावा कोई पर्सन लॉन्ग टर्म अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशन यूज करता है, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट है और लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है एज ए इनहेलेशन एजेंट यूज करता है, तो वो जो इनहेलेशन है वो गले के अंदर, थ्रोट के अंदर क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। जनरली जो है फंगस इन्फेक्शन करते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इनहेल करने वाले पर्सन होते हैं उनमें किसका रिस्क होता है, फंगल इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो वहां पर भी फेरिंजाइटिस उस पर्सन को हो सकता है। तो इन दोनों का सेम ही कोज हो गया, फंगस, और दूसरा लॉन्ग टर्म यूज करने से चूंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से फंगल इन्फेक्शन वहां पर थ्रोट का हो जाता है। तो ये सभी कोजेज होते हैं फेरिंजाइटिस के। तो फेरिंजाइटिस और स्कारलेट फीवर के क्या सिम्टम्स जो है अराइज होते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं पेशेंट में, वो हम लोग पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले जब भी फेरेंजाइटिस होगा पर्सन में सोर थ्रोट हो जाता है, ठीक है, डिस्निया होगा, पर्सन को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है और डिस्फेजिया होता है, पर्सन को निकलने में भी परेशानी आती है। इसके अलावा फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, कोल्ड लाइक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बात करते हैं हम लोग राइनोरिया, रनिंग नोज होता है, फीवर, फटीग, हेडेक, इस तरीके के सिम्टम्स जो है फ्लू लाइक या कोल्ड लाइक सिम्टम्स जो है अराइज होते हैं। इसके अलावा पर्सन के अंदर सोलन लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, लिम्फ नोड जो होंगे वो सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक साइन है स्ट्रॉबेरी टंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रॉबेरी टंग जो या रेड बफी टंग जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है? स्कारलेट फीवर का। फेरिंजाइटिस की बात नहीं कर रहे, किसका साइन होता है ये? स्कारलेट फीवर का। इसके अलावा स्किन रेसेज आ जाते हैं चीक्स और चेस्ट के ऊपर। तो ये जो 3 साइन होते हैं वो तीनों साइन जो है किसके होते हैं? स्कारलेट फीवर के जो है कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर स्वोलन लिम्फ नोड, स्ट्रॉबेरी टंग और स्किन रेसेज होते हैं, अगर ये तीनों साइन इन साइन के साथ में प्रेजेंट है, इट मींस उसको फेरिंजाइटिस तो है, बट फेरिंजाइटिस कौन सा है? स्कारलेट फीवर है उसको, ठीक है। तो स्कारलेट फीवर जो है मोस्टली 5 से 15 साल के जो बच्चा होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा है होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि कितने एज ग्रुप में सबसे ज्यादा स्कारलेट फीवर होता है? 5 से 15 साल तक के बच्चे में सबसे ज्यादा स्कारलेट फीवर देखा जाता है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं। देन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं इसके लिए? तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के अलावा जो है थ्रोट स्वैब कल्चर किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा अगर वहां पर स्कारलेट फीवर है तो स्कारलेट फीवर का जो एजेंट था ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलाई, तो वो बेसिलाई को पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है एएसओ टाइटर टेस्ट। तो एएसओ टाइटर के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा, आप लोग देख लेना। तो एएसओ टाइटर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलाई को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली ये क्या होते हैं? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर होता है। एक्चुअली जो ये बैक्टीरिया है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बोलते हैं। तो वहां पर उस सैंपल के अंदर एएसओ डाला जाता है, अगर वहां पर रिएक्शन होती है तो उस चीज को डायग्नोस किया जाता है। तो डिटेल से देख लेना, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका नॉर्मल वैल्यू है वो 200 यूनिट पर एमएल से कम होता है, बट अगर 200 से ज्यादा ये जो है बढ़ा हुआ अमाउंट मिलता है वो कंडीशन पॉजिटिव इंडिकेशन होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलाई से पॉजिटिव होने का। तो वहां पर उस बच्चे को क्या हो सकता है? स्कारलेट फीवर हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है उस बच्चे के अंदर किए जाते हैं। सबसे लास्ट में हम लोग जो फेरिंजाइटिस या स्कारलेट फीवर है उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो उससे पहले हम पॉजिटिव एजेंट का पता लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि क्या कारण है, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक या एंटीवायरल थेरेपी या फिर अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वार्म वाटर गार्गल जो है पर्सन को करवाने चाहिए, जिससे कि वहां पर लोड है वो कम हो सके। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फाइंड आउट होता है तो जैसे कि पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, मैक्रोलाइड जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, सिफेलोस्पोरिन जैसे सेफेक्सिम वगैरह है यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा एंटीवायरल जैसे एमिंटाडिन है, एसाइक्लोविर है, इनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे फीवर के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, अगर हेडेक हो रहा है तो एनाल्जेसिक मेडिसिन है, NSAIDs वगैरह उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड। पहला है कि अगर किसी बच्चे को स्कारलेट फीवर है या फिर स्कारलेट फीवर का कारण क्या था? स्ट्रेप इन्फेक्शन, यानी ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलाई होता है। उसको अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए यानी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उससे क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? अगर वो बच्चा है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, यानी किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स में इनफिल्ट्रेटिंग लंग डिजीज हो जाती है, ठीक है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। और अगर वो पर्सन एडल्ट है तो उसमें रूमेटिक फीवर कंडीशन हो सकती है, और रूमेटिक फीवर पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, स्कारलेट फीवर अनट्रीटेड है या पहला क्वेश्चन स्कारलेट फीवर का कारण क्या है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलाई। दूसरा अनट्रीटेड है तो बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तीसरा क्वेश्चन बड़ा पर्सन है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? रूमेटिक फीवर हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है कि बच्चों में जो है कितने दिन के बाद अनट्रीटेड रहेगा? तो वहां पर हो सकता है 1 से 2 वीक के अंदर जो है अनट्रीटेड रहे तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकता है। बड़ों के अंदर 2 से 6 वीक के अंदर वो है रूमेटिक फीवर कॉज कर सकता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो है किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा स्कारलेट फीवर होता है? वो होता है चिल्ड्रन जो कि 5 से 15 साल के होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा फेरिंजाइटिस या फिर स्कारलेट फीवर होने की संभावना होती है, ठीक है। और तीसरा इसका नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉबेरी टंग, यानी जो जीभ होती है वो बफी हो जाती है जिसमें
जो टंग है स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देती है, वहां पर जो अपनी टंग्स के अंदर जो पेपिलेज होते हैं वो सूज जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बच्चा जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसको हो चुका है, तो उस बच्चे को एक नर्स को या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या हिस्ट्री लेना चाहिए, तो वहां पर हिस्ट्री ऑफ स्कारलेट फीवर या फिर हिस्ट्री ऑफ फेरिंजाइटिस उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है लेनी चाहिए। ठीक है, तो फेरिंजाइटिस या स्कारलेट फीवर की जो हिस्ट्री है वो लेना चाहिए कि क्या उसको 1 से 2 वीक पहले यानी 14 दिन पहले क्या उसको गले का इन्फेक्शन हुआ था, जिससे पता लगाया जा सकता है कि उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने का क्या कारण रहा होगा, फेरिंजाइटिस या स्कारलेट फीवर रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, पूछे जाते हैं, इन पे आप लोग ध्यान देना। तो ये टॉपिक था आज से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।